हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और आपका ये पसंदीदा चैनल है, मुझे मालूम हो गया है। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ब की अपने आगे की टाइप। हमने आपको पहले बताया था कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड है, जिससे किसी काम को करना या होना प्रकट होता है। अब यहाँ पर बच्चों हमने देखा था कि पहले अपने वीडियो में कि ये 4 टाइप के होते हैं: इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और आखिरी में एक्सक्लूसिव वर्ब। यहाँ पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या है? ये वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी शब्द का प्रयोग जब किया जाता है, यानी किसी कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग जब किया जाता है, तब वहां पर लिंकिंग वर्ब होता है। यहाँ पर देखिए, अगर हम लिंकिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते तो सेंटेंस पूरा जो उसका अर्थ नहीं निकल पाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब हम यूज करते हैं, जो वर्ड हम यूज करते हैं, वो सब्जेक्ट को बताता है, उसके विषय में बताता है। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है? जो ऑब्जेक्ट का वर्णन करता हो, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छे से समझ लेते हैं कि देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ तौफीक इज गुड बॉय। तौफीक लड़का है, कैसा है? गुड बॉय है। गुड बॉय जो वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर, ये तौफीक के लिए यूज किया गया। और तौफीक क्या है? सब्जेक्ट है। तो यानी ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा देखिए, सीता इज लेजी। यहाँ पे लेजी की बात सीता के लिए बताई जा रही है, यानी सब्जेक्ट के लिए बताई जा रही है। तो ये भी क्या हो गया? हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब दूसरा इधर हम देखते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के एक्सरसाइज से समझ लेते हैं अच्छे से। द टीचर मेड सुशील कैप्टन। अब यहाँ पर टीचर मेड सुशील, अगर हम इतना ही लिखते हैं, ये कैप्टन वर्ड हम हटा देते हैं, तो यहाँ से हमारे सेंटेंस का पूरा अर्थ नहीं निकलता है। अब जब ये टीचर मेड सुशील कैप्टन, यानी हमने कॉम्प्लीमेंट यूज कर दिया है, तो इस सेंटेंस का पूरा अर्थ निकल आता है। तो इसका मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्ट जो है वो बता रहा है या सुशील के बारे में। सुशील के बारे में ये ऑब्जेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है कैप्टन, ये इसको क्लियरफाई कर रहा है, बता रहा है इसके बारे में। तो ये यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सुशील जो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? कैप्टन है। यहाँ पर सब्जेक्ट द टीचर, इसके विषय में कोई बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के विषय में ही बात की जा रही है। यानी ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा सुशील है, और कैप्टन क्या है? इसके लिए कॉम्प्लीमेंट यूज किया गया है। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो लिंकिंग वर्ब जो है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो, अगर ये यूज नहीं होते हैं तो सेंटेंस हमारा पूरा अर्थ नहीं निकलता है। तो कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड यूज किए जाते हैं दोनों में, चाहे वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो, सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा हो गया लिंकिंग वर्ब। अब इसके बाद हमारा चौथे नंबर पर था ऑक्सिलरी वर्ब। उसको बच्चों में यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेते हैं पहले कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। हम जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो सहायक क्रियाएं होती हैं, और ये मेन जो वर्ब होता है उसके साथ प्रयोग की जाती है, उसको पूरा करती है। तो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारे कौन से? ऑक्सिलरी वर्ब, जिनके बारे में हम अब यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप देख लीजिए बच्चों, चौथे नंबर पर हमारा था ऑक्सिलरी वर्ब। चौथे नंबर का ये है हमारा। अब इसमें हम देखते हैं ये वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर इज, एम, आर, वाज और ये वर्ब। इनका हम देखते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब के साथ लगे हुए होते हैं। जैसे अगर एक सिंपल सेंटेंस हम लिख लेते हैं, स्मार्ट बॉय। अब यहां पर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस कंप्लीट है। तो यहां पर इसका प्रयोग, क्योंकि सुशील अकेला है तो इसलिए इसका प्रयोग हुआ। अगर यहां पर कोई दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं, मान लिया हमने ले लिया द गर्ल्स रीडिंग। अब यहां पर देखिए मेन वर्ब तो रीड है और यहां पर आर लगाया गया है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स जो है वो यहाँ पर ज्यादा है एक से, इसलिए हमने आर लगाया है, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से इज, एम, आर, और इसी तरीके से वाज के प्रयोग भी हो सकता है। वाज या वर, वाज एक के लिए और वर एक से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे
दे वर रीडिंग, वे पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर वर का प्रयोग किया क्योंकि दे के साथ किया है हमने, और ये एक से ज्यादा है। तो इस तरीके से इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग हम करते हैं। एक चीज और बच्चों बता दें कि जब पैसिव वॉइस बनाने चलते हैं तब इज, एम, आर वहां पर भी सब्जेक्ट के हिसाब से एक है तो इज और एक से ज्यादा है तो वाज। उसी तरीके से अगर आर और अगर इसी तरीके से अगर पास्ट बनाएंगे पास्ट में तो वाज और वर का प्रयोग करेंगे। वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस का हम इस तरीके से सेंटेंस देख सकते हैं कि दिस बुक इज रिटन बाय यू। अब यहां पर देखते हैं कि दिस बुक इज लगा हुआ है यहां पर और वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले इसका प्रयोग हुआ है, यह पैसिव वॉइस के अंतर्गत आता है। बच्चों इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर जो लगाए जाते हैं वो एक हो तो इज लगाओ, एक से ज्यादा की बात हो तो आर लगाओ, आई के साथ हमेशा एम आता है, वाज एक के लिए और वर एक से अधिक के लिए प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में इस तरीके से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इसको लगाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज बच्चों हम और देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका प्रयोग एक्सक्लूसिव वर्ब काम करते हैं। आइए यहां पर देखते हैं कि अगर आपको दिया हुआ है कोई टेंस, सिंपल प्रेजेंट है तो इज, एम, आर ही लगाएंगे। अगर मान लिया आपको यहां पर लिखा हुआ है सेंटेंस ही राइट्स अ लेटर, अब यहां पर वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है, एस का मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस अगर है यहाँ पर तो हम जानते हैं इसको बनाने के लिए चाहे इंट्रोगेटिव चाहे नेगेटिव बनाने के लिए डू या डस का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डू का प्रयोग कर रहे हैं, डू ही क्वेश्चन बना रहे हैं राइट अ लेटर। अब यहाँ पर आप बच्चों देखिए कि हमने डू का प्रयोग किया है क्वेश्चन बनाने के लिए और यहाँ पर वर्ब में एस या एस लगा होता तो हमने यहाँ पर एस लगा हुआ था तो एस को हटा दिया है। तो इस तरीके से डू ही राइट्स अ लेटर और ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो इसका मतलब हुआ डू जो सॉरी यहाँ पर डू नहीं, यहाँ पर डज होगा। हाँ, डज ही राइट अ लेटर, तो डज जो ये वर्ड है या इसके जब प्लूरल का जब सब्जेक्ट होता है, प्लूरल की बात की जाती है, यानी अगर हम प्लूरल का कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया दे गो टू मार्केट। अब यहां पर देखिए ये भी हमारा जो सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन ये प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम डू का प्रयोग करते हैं, डू दे गो टू मार्केट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मेन वर्ड है वो तो गो ही है, इसमें भी और इसमें भी, यहां पर भी और यहां पर भी, लेकिन जो डू या डस का जो प्रयोग किया गया है ये भी यहां पर हेल्पिंग वर्ब ही है, यानी इसका मतलब वो डस और डू। इसी तरीके से जब पास्ट टेंस में हम प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में अगर हमने मान लिया एक सेंटेंस बनाया हुआ है कि दे रोट अ लेटर, अब यहां पर अगर हम इसको बनाएंगे, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये रोट है तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिड लगाएंगे, और डिड जब लगाएंगे तो यहाँ पर रोट की जगह रोट नहीं लिखेंगे, तब हम इसकी जगह लिखेंगे राइट, तब हम यहाँ पर राइट लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डिड, डज और डू ये जितने वर्ड भी हैं ये सारे जो है वो भी हेल्पिंग वर्ब हैं और इनका भी प्रयोग जो है सेंटेंस के साथ जब किया जाता है तो वर्ब के साथ ही इनका प्रयोग भी किया जाता है, तो ये भी हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं हैज और हैव की और हैड की, यानी ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं वो किस तरीके से जो है सेंटेंस के साथ आते हैं बच्चों। तो इसको भी अच्छे से समझिए कि किस तरीके से ये आते हैं, हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं मेन वर्ब के साथ। हैज, हैव और हैड। यहां पर बच्चों एक बात ये समझना है कि हैज एक के लिए, हैव एक से अधिक के लिए और हैड जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और हम बच्चों ये भी अच्छे से जानते हैं कि हैज हैव जब आता है तो और हैड आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग हम करते हैं। और सिंपल सेंटेंस भी हैज और हैव का हो सकता है, जैसे कि यहां पर लिख ले मोहन हैज 3 पेन्स। यहां पर देखिए किस तरीके से हैज का प्रयोग हुआ मोहन के साथ और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि इसी से सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है,
हैज लगाकर हैज और हैव वाले सेंटेंस हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर बात की जाती है कि मोहन हैज रिटन, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो भी हैज या हैव का इसी तरीके से परफेक्ट टेंस में यूज होता है बच्चों। तो हैज और हैव हैड का प्रयोग भी आप अच्छे से समझ गए। और अगर हमें इसका क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या करेंगे, हैज को सेंटेंस से पहले ले आएंगे, यानी हैज हो जाएगा हैज मोहन 3 पेन्स, इस और क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। क्वेश्चन बनाने के बाद क्वेश्चन मार्क का निशान लगाना मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर इसका क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरीके से हैव है तो हैव का बन जाएगा। यहाँ पर मोहन की जगह दे होता, यानी एक से ज्यादा की जब बात की जाती तो हैव का प्रयोग हो जाता, और हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते तो हैव को बाहर सब्जेक्ट से पहले लिख देते। तो इसी तरीके से हैड की बात भी है, लेकिन हैड में काम हो चुका होता ये हो चुका है। तो इस तरीके से जो हम सेंटेंस बनाते हैं इसमें भी हैज, हैव और हैड है, ये भी एक्सिलरी वर्ब ही होता है जो मेन वर्ब के साथ भी लगाया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों एक्सिलरी वर्ब के विभिन्न रूपों को यहाँ पर हमने देखा है। इज एम आर का प्रयोग पैसिव वॉइस में किस तरीके से इज एम आर वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले लगाया जाता है, हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल करना, और इसके साथ ही जब कोई टेंस होता है उसको जब हम इसके साथ डू, डज, डिड इसका प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए या निगेटिव बनाने के लिए, तो ये भी हमारे हेल्पिंग वर्ब है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज करने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है कि इज, एम, आर का प्रयोग कब होगा, वाज वर्ब का प्रयोग कब होगा, डू या डज या डिड लगा है उसको हम कैसे प्रयोग करेंगे, वर्ब के साथ किस तरीके से आएगा, और हैज और हैव का प्रयोग या हैड का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं द फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब, यानी आपको ये खाली जगह भरनी है और साथ में ब्रैकेट्स में दिए हुए वर्ड इसमें से आपको छांटना है। तो देखिए सबसे पहला द गार्डनर प्लकिंग द फ्लावर्स। अब यहाँ पर वाज दिया हुआ है, डू और हैज दिया हुआ है। अब देखिए डू का प्रयोग, अब यहाँ पर आपको अपना दिमाग चलाना होगा। डू का प्रयोग तो हम तब लगाते हैं जब वर्ब में SEIS लगा होता है या प्लूरल होता है, यानी वर्ब की मेन फॉर्म ही लिखी होती है, इसे गो है तो गो ही लिखा हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्लकिंग है, वर्ब में ING लगा हुआ है। अब तो हम डू नहीं लिख सकते, वाज लिख सकते हैं कि नहीं, ING लगा है, तो इसका मतलब आप लगाइए दिमाग, लिख सकते हैं कि नहीं। और हैज, और हम जानते हैं हैज, हैव और हैड का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही आता है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दी नहीं है, तो इस प्रकार से हैज ही वाज यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर हैज नहीं लग सकता, डू नहीं लग सकता। तो इस तरीके से यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, वाज होगा। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखिए, इंग्लिश टॉट बाय मिस्टर वर्मा। अब यहाँ पर टॉट लिखा हुआ है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है, अब आप ये सोचिए और ब्रैकेट से छाटिए। यू नॉट अलाउड टू प्ले, ये भी उसी तरीके का सेंटेंस है। नॉट लगाए तो क्या हुआ, वर्ब एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग हो सकता है। सरिता फिनिश्ड हर वर्क, यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है और आपको देखना है कि यहाँ पर क्या भरना है। तो इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज है, इसको आप अच्छे से करिए और ये बहुत ही आसान इस तरीके से होता है, लेकिन अगर आप वो समझ लेते हैं बात को कि यहाँ कहाँ पर कैसे होगा, और ये तभी होगा जब आप मेन पॉइंट्स को एक रजिस्टर में नोट जरूर करिए। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जब भी ग्रामर से संबंधित कोई भी बात पढ़िए, कोई भी रूल जो बताया जाता है मुझसे सारी चीजें लिखी नहीं होती हैं, उनको आप जो है एक रजिस्टर पर नोट करते चलिए, तभी आपको हर चीज क्लियर होते चलेगी और एक्सरसाइज आप बहुत आराम से फटाफट कर लेंगे, क्योंकि आपको इसके रूल्स पता है, इसके नियम पता है। तो बच्चों समाप्त करते हैं ये वीडियो यहीं पर, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।